आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं कितने हैं, राजस्थान संपूर्ण राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, उसकी चर्चा हम करेंगे आज। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। देखो, अगर हम राजस्थान की बात करें एनसीटी के अनुसार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। डायरेक्ट प्रश्न आता है। अभी एक एग्जाम हुई थी RSSMB की, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, और वो एग्जाम थी PWD की। उसमें राजस्थान का एक प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अगर पार्टिकुलर किसी विद्वान का नाम लेता है कि उस विद्वान ने या फिर भंडारकर ने या ओझा ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा, तो आपको पता चलता है कि उसने अलग अलग भागों में विभाजित किया है। देखो, उसका सीधा सा प्रश्न था कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो उसमें ऑप्शन थे, नंबर 1 में 6, बी में 4, सी में 7 और डी में 3। तो आपको उत्तर होगा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 विभागों में विभाजित किया गया है। तो 4 जब विभागों में विभाजित किया गया है, तो सबसे पहले जो हम आज बात करेंगे, तो कितने भौतिक प्रदेशों में, 4 भौतिक प्रदेशों में। तो पहला है राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है मध्य का अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और आपका चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, दक्षिण का पठार। यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्य का अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब देखो, इसमें क्या करना होता है। सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान का भौतिक प्रदेश, राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और आपका दक्षिणी पठारी प्रदेश, इस सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे उसका नाम है राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में देखो, सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी, ये हमारी मान के चलो ग्लोब, संपूर्ण पृथ्वी थी। इस पृथ्वी को अंगारालैंड, और उत्तर में अंगारालैंड और दक्षिण में गोंडवानालैंड, और मध्य में था टेथिस सागर। देखो, संपूर्ण पृथ्वी 2 भागों में विभाजित थी। ऊपर का भाग था अंगारालैंड, नीचे का भाग था गोंडवानालैंड, और इन दोनों के बीच में एक सागर था। उस सागर का नाम था टेथिस सागर। अब देखो, इसमें विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि गोंडवाना लैंड की तरफ से धक्का लगा
अंगारा लैंड स्थित था। कुछ कहते हैं अंगारा लैंड की तरफ से धक्का लगा, गोंडवाना लैंड स्थित था। और ये तैथिस सागर का जो पानी है ये ऐसे जब भरता गया, ऊपर से नीचे आता गया, दोनों प्लेटों से जब धक्का लगता गया तो ये पानी सरक करके बाहर निकल गया। अब जब ये दोनों तरफ से दबाव पड़ा तो दबाव पड़ने के कारण इस प्रकार से वलित मोड़दार एक पर्वत की उत्पत्ति हुई, और जिसको आप लोग वर्तमान में जानते हो हिमालय। किस नाम से? हिमालय। तो हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में कहा जाता है कि गोंडवाना लैंड की तरफ से धक्का लगा, अंगारा लैंड स्थित था, अंगारा लैंड की तरफ से धक्का लगा, गोंडवाना लैंड स्थित था। चाहे धक्का किसी भी प्लेट्स की तरफ से लगा हो, लेकिन लगा जरूर था, और हमारा ये तैथिस सागर यहाँ से पानी बाहर आ गया, और बाहर आने के कारण ये एक लहरीनुमा या नवीन वलित मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति हुई, जिसको वर्तमान में हम हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब कहेंगे साहब कि हमारा तो ये इससे राजस्थान के मरुस्थल से क्या मतलब है। लेकिन देखो, वर्तमान में जो हमारा राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था, उस जगह पर कौन सा सागर था? तैथिस सागर था। अब कहते हैं सर तैथिस सागर गया कहाँ? देखो, अब वर्तमान में राजस्थान, पहले हमने देखा है कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा न्यूनतम होती थी, नाम मात्र के बराबर होती थी। लेकिन वर्तमान में राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा हो रही है, जबकि पूर्वी मैदानी प्रदेश अक्सरतः सूखा ही रह जाता है। तो इसका तात्पर्य यह था कि परिस्थितियां बदल जाती हैं। 30 या 35 वर्षों के बाद में, 35 या 50 वर्ष के मध्य में मान के चलो किसी स्थान पर वर्षा नहीं होती है, या किसी को जलवायु वहाँ की उस अनुकूल हो जाती है, तो 35 से 50 वर्षों के बाद में वहाँ की जलवायु को उसी अनुरूप या उसी के अनुरूप उसका नाम दे दिया जाता है। तो कुल मिला के जो हम आज चर्चा करेंगे राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, तो हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कैसा है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी हम दो भागों में बांटेंगे। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटेंगे। एक है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो हम बात करेंगे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और उसके बाद करेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो सबसे पहले पढ़ेंगे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, हम चर्चा करेंगे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में जब हमने देखा कि ये हमारा राजस्थान का एक मैप था, स्ट्रक्चर था, थोड़ा सा हमने इसको देखा। तो देखो, राजस्थान का एक जिला पड़ता है यहाँ गंगानगर, उसके बाद में एक जिला पड़ता है उसका नाम है बीकानेर, उसके बाद में एक जिला है जैसलमेर, उसके बाद में एक जिला है, उस जिले का नाम है बाड़मेर। ये जिले हैं। अब शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, उसको भी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी हमने दो भागों में बांटा, बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश और बाल का स्तूप युक्त प्रदेश। शुष्क मरुस्थल को भी हमने कितने भागों में बांटा? दो भागों में। एक है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हमने कितने भागों में बांटा? दो भागों, बाल का स्तूप युक्त प्रदेश
और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। तो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश कौन कौन से हैं? जहां पर सबसे ज्यादा बालू के टीलों का विस्तार पाया जाता है उस क्षेत्र को बोला जाता है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, और जहां बालू के टीले जिस क्षेत्र में नहीं है उस क्षेत्र को बोला जाता है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। जैसे पोखरण, फलोदी, पोखरण का जो क्षेत्र है उस पोखरण के क्षेत्र को बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब बालुका स्तूप देखो, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश कहाँ कहाँ है? देखो यहां पर है फलोदी, फलोदी कहाँ है? जोधपुर में। उसके बाद में पोखरण, यह है जैसलमेर में, और यहां पर है बालोतरा, और बालोतरा कहाँ है? बाड़मेर में। यह है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। पोखरण जैसलमेर, फलोदी जोधपुर और बालोतरा बाड़मेर के मध्य का जो क्षेत्र है उसको बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब ये बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश हैं, इसके अंतर्गत हमने देखा कि पोखरण में भारत सरकार ने सबसे पहला परमाणु परीक्षण इसी पोखरण क्षेत्र में किया था। अब देखो, पर सबसे पहले बात तो यह है कि हमने भारत सरकार ने यही राजस्थान के पोखरण को क्यों चुना? क्योंकि यह पूरा का पूरा कैसा क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र है। तो कह सकते हैं पोखरण से बालोतरा के जो मध्य का जो क्षेत्र है इसी को हम्मादा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हम्मादा कहा जाता है। जो पठारी क्षेत्र है यानी पोखरण और बालोतरा के मध्य का जो पठारी क्षेत्र है उसको हम्मादा के नाम से जाना जाता है। अब देखो ये पठारी क्षेत्र है, इसको हम्मादा कह दिया। अब यह पठारी क्षेत्र है तो भारत सरकार ने सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त समझा, सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त चीज़ हमको मानी वो सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र को माना, और भारत सरकार ने इस पर सबसे पहला भारत सरकार ने परमाणु इंदिरा गांधी के शासनकाल में सबसे पहला परमाणु परीक्षण भी कहाँ किया था? पोखरण में किया था। ठीक है ना। अब पहला परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद में 11 और 13, उसके बाद में दूसरा और तीसरा परमाणु परीक्षण भी भारत सरकार ने इसी पोखरण क्षेत्र में किया था। तो कहने का तात्पर्य है फलोदी जोधपुर, पोखरण जैसलमेर और बालोतरा बाड़मेर के मध्य का जो पठारी क्षेत्र है उसको हम किस नाम से जाना जाएंगे? बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश के नाम से। ठीक है। उसके बाद में बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। अब बालुका स्तूप युक्त प्रदेश कौन कौन से हैं? देखो हमारा ये रहा जैसलमेर, यहाँ पर है आपका जोधपुर, क्या है यहाँ पर? जोधपुर। तो देखो ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, जोधपुर, पोखरण, बालोतरा, इनके मध्य का पठारी क्षेत्र है। अब यहीं पर बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, ये वाला क्षेत्र हो गया। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, युक्त जिसमें है तो सबसे ज़्यादा बालुका स्तूप युक्त वाला जो जिला कहेंगे वो सबसे ज़्यादा जिला है आपका जैसलमेर। कहने का मतलब है राजस्थान में सबसे ज़्यादा बालुका स्तूप जो पाए जाते हैं सभी प्रकार के वो जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। सबसे विशेष प्रकार के, या हम कह सकते हैं राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सबसे ज़्यादा मरुस्थलीकरण करने वाला जो बालुका स्तूप है वो कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो मरुस्थलीकरण देख सकते हैं, राजस्थान में सबसे ज़्यादा मरुस्थलीकरण करने वाला या सबसे ज़्यादा उत्तरदायी
बालू का स्तूप कौन सा है? बरखान। तो प्रश्न आपको आ सकता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी बालू का स्तूप कौन सा है? तो आपको उत्तर देना होगा सबसे ज्यादा जो है वो है बरखान। कौन सा है? बरखान। बरखान कैसा होता है? देखो, राजस्थान में सबसे ज्यादा या सबसे अधिक बरखान किस जिले में पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा जो बरखान हैं वो किस जिले में पाए जाते हैं? चूरू जिले में। किस जिले में? चूरू जिले में। सबसे ज़्यादा जो बरखान प्रकार के बालू का स्तूप हैं चूरू जिले में। चूरू के बाद फिर झुंझुनू और सीकर और जोधपुर जिले में इनका विस्तार पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बरखान प्रकार के बालू का स्तूपों का यहाँ विस्तार पाया जाता है। इसके बाद में जो डिटेल से जो चर्चा करेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, तो देखें पहला है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। दूसरा है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तीसरा है बरखान बालू का स्तूप। इस प्रकार से चौथा है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप। उसके बाद में चौथा है बरखान से विमुख बालू का स्तूप। ठीक है। उसके बाद में ये बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब इनमें विभिन्न प्रकार की इनकी आकृतियां बनती हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा है बालू का स्तूप, ये किन किन जिलों में पाए जाते हैं? देखो, जिले सबसे ज़्यादा बरखान प्रकार के जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो जिला है आपका चूरू। उसके बाद में जोधपुर। उसके बाद में बाड़मेर, जैसलमेर, झुंझुनू, पाली जिलों में। ठीक है, इन जिलों में सबसे ज़्यादा इनका विस्तार पाया जाता है। अब जो हमें नेक्स्ट चर्चा करेंगे वो है आपका अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश।
अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब देखो इसके अंतर्गत क्या होता है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसके अंतर्गत हम करेंगे अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। प्रश्न आया था अरावली के पश्चिम में, क्वेश्चन देखो मैं कैसे आया था मैं बता देता हूं। क्वेश्चन 1, अरावली के पश्चिम में स्थित 25 डिग्री वर्षा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो देखें अरावली, ये आपकी क्या है अरावली, ठीक है। अरावली के, ये आपका अरावली का पूर्वी भाग हो गया, ये आपका अरावली का पश्चिमी भाग हो गया, अरावली का पश्चिमी भाग हो गया। अरावली के पश्चिमी भाग और पूछा क्या है अरावली के पश्चिम में स्थित 25 डिग्री, क्या है इसका 25 डिग्री वर्षा रेखा को अरावली के अंदर, तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान को लगभग दो समान यानी दो भागों में विभाजित करती है, दो समान वर्षा रेखा में विभाजित करती है। तो अरावली के पश्चिम में 50 डिग्री वर्षा रेखा और अरावली के पूर्व में 50 डिग्री वर्षा रेखा। इसका मतलब अरावली क्या है एक विभाजक के रूप में काम करती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ये राजस्थान के लगभग 8 जिलों में फैली हुई है। इसके बाद में 50 डिग्री वर्षा रेखा है, तो 50 डिग्री, इसका मतलब 50 को हम दो भागों कर देंगे। इसका मतलब ये कैसा हो गया शुष्क और ये हो गया आपका अर्धशुष्क। अब अर्धशुष्क में देखो कौन कौन से आगे, गंगानगर हनुमानगढ़, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, उसके बाद में नागौर, अजमेर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, ये पूरा जो पार्ट्स है अर्धशुष्क प्रदेश में। अजमेर वाला जो पार्ट्स है ये भी शुष्क में अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो देखो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश अब इसको भी हमने कितने भागों में बांट दिया, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी हम कितने भागों बांटेंगे 4 भागों में। कौन कौन से 4 भाग हैं देखें, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी 4 भागों में विभाजित करेंगे। अब कौन कौन से हैं, तो इसका उत्तर होगा किस नाम से जाना जाता है, तो इसको नाम से जाना जाता है 25 डिग्री सम वर्षा रेखा, सम वर्षा रेखा के नाम से जाना जाता है। पच्चीस डिग्री सम वर्षा रेखा के नाम से जाना जाता है। अब आपको क्या करना है, ये संपूर्ण होने के बाद में आपको एक थोड़ा सा ये देखना है कि अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी हमने कितने भागों में बांटा है 4 भागों में। देखें घग्गर का मैदानी प्रदेश, घग्गर का मैदानी प्रदेश, दूसरा है घग्गर का मैदानी प्रदेश, दूसरा है शेखावाटी प्रदेश, तीसरा है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, और चौथा है लूनी बेसिन, या इसको बोलते हैं गोडवाड़ प्रदेश, लूनी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश। अब हमने देखा कि इसको हमने 4 भागों में विभाजित किया, घग्गर का मैदानी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि
और लूनी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश। तो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हमने 4 भागों में विभाजित किया, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया। शुष्क में देखा था हमने बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश और बाल का स्तूप युक्त प्रदेश। तो देखें पहला हम लेंगे घग्गर का मैदानी प्रदेश। तो सबसे पहले तो यही देखना है कि घग्गर का जो मैदानी प्रदेश है, तो देखें स्ट्रक्चर बता देता हूं। घग्गर का मैदानी प्रदेश जहां से घग्गर नदी का उद्गम होता है या घग्गर नदी का जो विस्तार होता है, जहां से बहती है घग्गर नदी, जहां से घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? घग्गर नदी के बेसिन के। यानी घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के या उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के कालका से निकल करके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले, टिब्बी के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है और राजस्थान के 2 जिले कौन कौन से जिले हैं? एक तो है आपका हनुमानगढ़ और दूसरा है गंगानगर। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में होकर के बहती है। अब हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में होकर के बहती है तो गंगानगर का एक है अनूपगढ़ और सूरतगढ़। अनूपगढ़ सूरतगढ़ तक इसका विस्तार रहता है, उसके बाद में ये लुप्त हो जाती है। इसका मतलब ये पानी यहाँ तक बंद हो जाता है। जब कभी इस घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो इस नदी का पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है और पाकिस्तान में स्थित जो खारे पानी की झीलें हैं उसमें इसका विलीन हो जाता है। यानी छोटे छोटे से जो खारे पानी की झीलें हैं उनमें यह नदी समाहित हो जाती है और यह इसका विस्तार रुक जाता है। तो घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? नाली के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाम जाना जाता है, नाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। घग्गर नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में बहती है। इसका पानी सूरतगढ़ अनूपगढ़ तक रहता है। जब कभी इसी बाढ़ में इस नदी में बाढ़ आती है तो इस नदी का पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है और वहीं खारे पानी की झीलों में समाहित हो जाती है। ठीक है। तो ये हो गया आपका घग्गर नदी का मैदानी प्रदेश। अब घग्गर नदी के मैदानी प्रदेश में एक सभ्यता ने जन्म लिया था, उस सभ्यता का नाम है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता, प्रश्न कई बार पूछा जाता है कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो घग्गर नदी। घग्गर नदी, और ये किस नदी के पेट में बह रही है? यह है सरस्वती। सरस्वती नदी के पेटे में बह रही है। इसका और आगे विस्तार करेंगे पूरा, लेकिन घग्गर नदी सरस्वती नदी के पेटे में बह रही है। ठीक है ना। इसके बाद में शेखावाटी प्रदेश। अब शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत जब बात करते हैं तो शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 3 जिले। कितने जिले? 3 जिले। कौन कौन से आते हैं? सीकर, चूरू और झुंझुनू, 3 जिले आते हैं। अब देखो शेखावाटी प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? शेखावाटी प्रदेश की एकमात्र नदी है, उस नदी का नाम है कांतली नदी। कौन सी नदी है? कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर। खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से होता है। ठीक है ना। अब आप लोगों से पूछा जा सकता है कि शेखावाटी प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? कांतली नदी। अब यहाँ से एक सभ्यता ने भी जन्म लिया। प्रश्न पूछा जाता है कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? तो कांतली नदी के कौन सी सभ्यता विकसित हुई? उस नदी का नाम, कांतली नदी के किनारे एक ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी है? गणेश्वर। गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता का जो विकास है वो कहाँ पर हुआ? कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी किन जिलों में बहती है? ये बहती है आपकी झुंझुनू और चूरू की सीमा पर जाकर समाप्त हो जाती है। सीकर और झुंझुनू जिलों में बहती है और चूरू की सीमा पर जाकर के समाप्त हो जाती है। और कांतली नदी किस जिले में स्थित है? तो कांतली नदी है सीकर जिले में। और
कांतली नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई, उस सभ्यता का नाम है गणेश सभ्यता, ठीक है ना। उसके बाद में नागौरी उच्च भूमि, नागौर जिले का जो क्षेत्र है वो उच्च नागौरी भूमि के नाम से जाना जाता है, नागौरी उच्च भूमि। अब देखो नागौरी उच्च भूमि के अंदर क्या होता है, मकराना जो क्षेत्र है वो सफ़ेद संगमरमर के लिए जाना जाता है, सफ़ेद संगमरमर के लिए विश्व प्रसिद्ध कौन सा है, मकराना। इसी मकराने से पूरे विश्व में प्रसिद्ध जो ताजमहल है वो भी मकराने से बना हुआ प्रसिद्ध है। जो मकराना है वो पूरे राजस्थान का, वो नागौर का प्रसिद्ध है, और नागौर में कहाँ है, मकराना एक स्थान है नागौर जिले में। उसके बाद में लूनी बेसिन, जिस क्षेत्र से लूनी नदी बहती है, लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से लेकर के और जालौर बाड़मेर में जाकर के समाप्त होती है, उसके प्रभावित क्षेत्र को क्या कहते हैं, लूनी बेसिन। कहने का तात्पर्य जिस क्षेत्र में होकर के लूनी नदी प्रभावित होती है, बहती है, उसी क्षेत्र को लूनी बेसिन कहा जाता है। और इसको दूसरा नाम है गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश क्या है, जालौर जिले में गोडवाड़ नाम की एक जनजाति निवास करने के कारण इस क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। गोडवाड़ प्रदेश या गोडवाड़ जनजाति किस जिले में पाई जाती है, तो हमारा उत्तर होगा जालौर जिले में। जालौर और बाड़मेर के क्षेत्र में जो जनजाति निवास करती है, उसी के क्षेत्र के नाम पर इसका नाम रख दिया हमने गोडवाड़ प्रदेश। और गोडवाड़ प्रदेश में कौन सी नदी बहती है, लूनी नदी। और लूनी नदी की प्रमुख जब हम नदियाँ पढ़ेंगे तो राजस्थान की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, कौन कौन सी लूनी नदी की सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी इसके दाएं से जुड़ती है, कौन सी बाएं से जुड़ती है, इन संपूर्ण का अध्ययन, हालांकि हम राजस्थान के जब चारों भौतिक प्रदेशों का, घग्गर का मैदानी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि, लूनी बेसिन की हम विस्तृत जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो अभी हमने देखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हमने दो भागों में बांटा, शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क को भी हमने दो भागों में बांटा, एक है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और एक है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। उसके बाद में अर्धशुष्क मरुस्थल को हमने चार भागों में बांटा, घग्गर का मैदानी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन या गोडवाड़ी प्रदेश। इन सब की विस्तृत जो चर्चा है हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।